A hearty welcome to all of you to our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking the Stella from the CA Sansar, and today we are going to talk very interesting topic, the Income Tax Act 2025. And it's our pleasure to welcome the CA Prahlad sir. Thank you so much, sir, to giving your valuable time us today and also joining us. So before I begin, I request to all of you those are watching us to subscribe our YouTube channel CA Sansar, and also if there will be any doubts, so you guys ask the any question in comment section, and also do not forget to subscribe and like and share. So now I would like to invite to sir the share the thoughts of the today his topic. Thank you very much, Ms. Stella, to give this wonderful opportunity for this deliberation. So, shall I now start? तो अभी स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर कुछ बात है। जैसे आपको ही मालूम है, जब से ये नया एक्ट आया है 21 अगस्त 2025, 21 अगस्त 2025 को जो नोटिफाइड हुआ था, तो सबके माइंड में डाउट रहते हैं कि सर नया एक्ट आया है, क्या पुराना खत्म हो गया है? क्या जो नया एक्ट आने से आईटीआर फाइल करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा? टैक्स ऑडिट क्या रहेगा? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी टैक्सेशन क्या रहेगी? जो नॉन रेजिडेंट वाले हैं उनकी टैक्सेशन कैसे होगी? नॉन रेजिडेंट में रेजिडेंट स्टेटस कैसे देखा जाएगा? उसके अलावा क्या लिटिगेशंस कम हो जाएगी? क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जहां पर रिफंड इजीली अवेलेबल होगा? क्या कुछ ऐसा किया गया है जहां पर लिटिगेशन जीरो हो जाएगी? मींस कि फर्स्ट जो एपलेट अथॉरिटी है वहीं पर सब कुछ निपट जाएगा, या कुछ रूलिंग लेकर आए हैं? तो मैं कहूंगा कि इसके जो आंसर आपको वन बाय वन इस आगे जो सेशन चलने वाला है वहां पर मिलेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि देयर इज नथिंग 1% चेंज इन 2025 एक्ट। उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने देखिए मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने 1961 को ही एक इजी और सिंपलर वे में लोगों को प्रोवाइड कर दिया। उसका रीजन था कुछ जो कि हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। उसके क्या रीजन है कि देखिए इस सिंपलर वे में इसीलिए चाहिए था क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए थे, इतने प्रोवाइजो ऐड कर दिए थे, इतने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिए थे। कुछ एक्शन या कुछ प्रोवाइजो, कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे थे जिनका आज की डेट में कुछ भी वैलिडिटी नहीं थी, वो एक्सपायर थे, वो रिडेंट हो गए थे, तो उनको रिमूव कर दिया गया। और कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ प्रोवाइजो ऐसे हैं जिनको अभी सब सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्लोजेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ दे दिया गया है, पॉइंट वाइज लैंग्वेज बना दी गई है। दूसरा ये है कि किसी तरह की पॉलिसी में चेंज नहीं है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात की, किसी तरह की पॉलिसी में चेंज नहीं है। आईटीआर भी फाइल किया जाएगा, लिटिगेशंस भी होंगे, नो रेजिडेंट का स्टेटस भी वैसे ही रहेगा। उसके अलावा टीडीएस भी डिडक्ट होगा, उसका रिफंड भी आएगा, टीसीएस भी कलेक्ट होगा, केसेस भी लगेंगे, 148 के केस भी लगेंगे, स्क्रूटनी केस भी लगेंगे, सर्च भी होगी, रेड भी होगी, सर्वे भी होंगे। उसके अलावा जो अथॉरिटीज के पास पावर होती है वो वही रहने वाली है। इसके अलावा पावर्स बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और जो पावर बढ़ी है वो बहुत ही डेंजर रहने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि डिजिटल टाइम है, सबके पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, वो पेपर फॉर्म का अभी जो टाइम है वो खत्म हो गया है। तो इसलिए उन्होंने डिजिटली कुछ ऐड किया है। तो मैंने जैसे बताया कि किसी तरह का चेंज नहीं है, तो हम मैंने स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, मॉडिफिकेशन कुछ टैक्स रेट में नहीं हुई है, वही टैक्स रेट रहने वाले हैं। उसके अलावा किसी तरह का अगर हम देखें कि क्या कुछ ऐड ऑन किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोविजन सेक्शन 11, सेक्शन 12, उसके अलावा एटीजी होता था, इसको इकट्ठा कर दिया, एक चैप्टर में डाल दिया, सबको पॉइंट वाइज एक सिमेट्रिक फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा डिजिटल की बात करें तो इन्होंने डिजिटल इंटीग्रेशन जो फेसलेस चल रहा है, तो इनका सक्सेसफुल रहा, जिसमें इनको लगा कि करप्शन कम हुई है, तो उसको ही कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि हम सामने वाले टैक्स पेयर को देखकर ही सिस्टम सेटअप करेंगे, जो कि एक इजी होगा और सामने वालों को दिक्कत नहीं आई होगी, और इजी फाइलिंग ऑफ आईटीआर हो जाएगी। उसके अलावा ग्लोबल अलाइनमेंट, आपके पता है G20 हुआ था, तो वहां पर जो डिजिटल इनकम और जो फॉरेन की इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो उसको एड ऑन किया गया है। उसके अलावा अभी जो सेक्शंस रहने वाले हैं, 536 सेक्शन रहने वाले हैं, पहले 298 थे, लेकिन सब सेक्शन वगैरह डालकर बहुत ज्यादा सेक्शन हो गए थे। ऐसी चैप्टर है अभी 230, जो 23 चैप्टर रहने वाले हैं अभी।
और कुछ शेड्यूल उन्होंने ऐड किए हैं। पहले 14 शेड्यूल थे, अभी 16 शेड्यूल हो गए हैं। तो ऐसे करके कुछ नए इन्होंने जो डाला है, जैसे टीडीएस में डाला हो, प्रोडक्टिव टैक्सेशन में डाला हो, तो वहां पर इन्होंने एक टेबल डाल दिया है। तो टेबल फॉर्मेट में दे दिया, जो कि इजी है अंडरस्टैंड करने में और समझने में। तो अभी हमने जो सबसे मेन फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो किया टैक्स ईयर। तो जैसे कि आपको मालूम है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में दिक्कत आती थी। सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो सामने वाला क्या कह रहा है, असेसमेंट ईयर कह रहा है कि प्रीवियस ईयर कह रहा है, ये नहीं पता चलता था। दूसरा, जो फाइनेंस एक्ट आता था तो वहां पर लिखा होता था कि 2045 ऐसे कुछ भी समझ लो। जैसे 2024-25 लिखा हुआ है तो पता नहीं चलता जाए कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है, कब प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल है। तो टैक्स ईयर आ गया है, जिससे कि ये टर्मिनोलॉजी जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है, ये रिप्लेस हो गई है और समझने में इजी हो गया है जी। फाइनेंस एक्ट भी इजीली समझ आएगा और जो नया एक्ट है ये भी इजीली समझ आएगा। उसके अलावा जो पावर्स दी हुई हैं, 532 सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी हुई है स्कीम्स फ्रेम करने की। पहले जो पावर अलग अलग सेक्शन में होती थी, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है 92 सी ए, एक सेक्शन है 142 बी, एक सेक्शन है 144 सी। ऐसी अलग अलग सेक्शन है 279, 293 डी। इन सेक्शंस को कंबाइन करके एक सेक्शन 532 एक सेक्शन बना दिया गया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में रूल या स्कीम्स फ्रेम करेगी। उसके अलावा मैंने टीडीएस का पहले ही बताया कि उनको सिंपल वे में टीडीएस की जो प्रोविजन है उनको दे दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई एक्ट नहीं पढ़ रहे, आप एक रेडी रेकनर पढ़ रहे हो, जो आजकल पहले मार्केट में अवेलेबल होते थे वैसे ही टेबल फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही एक वर्चुअल डिजिटल स्पेस दे दिया है, जो मैं कह रहा था 261 एक सेक्शन है इंटरप्रिटेशन का, वहां पर एक क्लोज दी गई है जे। तो वहां पर क्या किया इन्होंने, टू अब वहां पर इन्होंने डिजिटल जो स्पेस का जो ये नई डेफिनेशन लेकर आए हैं, ये इनका सीधा सीधा मतलब कि अगर आपके रेड पड़ती है तो आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका स्नैपचैट, सोशल मीडिया, आपने कोई क्लाउड में रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो, सब कुछ सर्च में यूज किया जाएगा, देखा जाएगा। डिपार्टमेंट के पास फ्रीडम है कि वो चेक कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी क्या वैलिडिटी रहेगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है राइट टू फ्रीडम, क्या ये राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है कि नहीं करता है, ये आने वाले समय में सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोर्ट के जो केस लगने वाले हैं इसी के ऊपर लगने वाले हैं, जो मेरा ओपिनियन है। लेकिन इसका जो भी रिजल्ट या कंक्लूजन निकलेगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये जो नया एक्ट है ये कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे आपको मालूम होता है, प्रीलिमिनरी है, सेक्शन 1 है कि कहाँ का एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, तो आपको मालूम है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने वाला है। और दूसरा ये एप्लीकेबल होने वाला है हमारा 1 अप्रैल 2026 से। फिर सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशन होती है, सेक्शन 3 है जिसमें टैक्स ईयर है। उसके अलावा बेसिस ऑफ चार्ज है कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम के ऊपर लगेगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, जो सेक्शन 4 to 10 रहने वाला है। उसके अलावा जो इनकम आपका पार्ट नहीं होती आपकी टोटल इनकम का, जैसे पहले सेक्शन 10 थी, अब 11 से 12 रहने वाली है। फिर उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ जो हेड वाला सिस्टम रहने वाला है वो 13 to 14 रहने वाला है। फिर आगे सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। तो इसके सेक्शंस में कुछ ही तरह का कुछ चेंजिंग नहीं है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक सेक्शन है 44 ए बी करके, एक सेक्शन है कि आपका टैक्स ऑडिट होगा। अभी सेक्शन को 62 कर दिया गया है। एक सेक्शन है वो सेक्शन को 63 कर दिया गया है। एक सेक्शन है 44 डबल ए कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, जिसमें प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल दोनों को कवर किया है। और रूल 6F इसमें आता है, जो रूल 1962 वाले आते हैं, तो वहां पर सेक्शन 62 को दे दिया गया है। उसके अलावा सेक्शन 44 एडी, एडीए, एई, इसकी एक सेक्शन 58 बना दी गई है। तो ऐसे करके इजी फॉर्मेट में इजीली, कि सबको इजी टू अंडरस्टैंड हो, लोग समझ पाए, तो इस तरीके से इन्होंने एक्ट को बनाया है। तो इस एक्ट में कुछ चेंजेस कैसे हैं, जैसे कि एक शब्द होता था, एक वर्ड होता था नॉट विथ स्टैंडिंग, कोई भी प्रोवाइडो आती थी नॉट विथ स्टैंडिंग, तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज में था, तो इसको सिंपल इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में इररिस्पेक्टिव ऑफ डाल दिया गया है। जहां जहां नॉट विथ स्टैंडिंग था वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ डाल दिया गया है। तो ऐसे ही आगे अदर सोर्स है और कुछ सेक्शंस होती हैं कि जैसे आपके
वाइफ की इनकम है, स्पाउस की इनकम है, बच्चों की इनकम है, वो कहाँ पर आएगी। तो वो पहले 62 63 में होती थी, तो अभी उसको आगे सेक्शंस में बना दिया गया है। जैसे-जैसे सेक्शन 1, 2, 3 से आते हैं वैसे-वैसे बना दिया गया है। उसके अलावा एग्रीगेशन ऑफ इनकम है, सेट ऑफ है। ये एग्रीगेशन वाली इनकम कौन-सी होती थी? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट होती है, अनएक्सप्लेन्ड एसेट है, अनएक्सप्लेन्ड कैश है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। तो ये इनको सेक्शन 1012 व 107 में डाल दिया गया है। इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, बस सेक्शन नंबर चेंज किए गए हैं। तो आगे डिडक्शंस होती थी, जैसे सैलरी कुछ डिडक्शन हमें एलआईसी की, ये जो पुरानी स्कीमें लेते थे, तो इन डिडक्शंस को 122 से लेकर 154, जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। स्टार्टअप को 3 साल के जो लॉस होंगे या प्रॉफिट होंगे, कैसे डिडक्शन जो भी मिलती तो इसमें कवर कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ रिबेट है, जो रिबेट की हम बात करने वाले हैं। रिबेट में 87 एक ही रिबेट है। क्या आपको एरियर मिलते थे, वो रिबेट होती। तो इसको 155 टू 158 सेक्शन में बना दिया गया। तो इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, तो एज इट इज है। सेक्शन नंबर नया लोड कर दिए गए हैं। कुछ स्पेशल प्रोविजंस होती थी, जैसे कि कुछ लोग क्या करते थे, जहाँ पर टैक्स नहीं होता, टैक्स हेवन कंट्री था, वहां चले जाते थे, उसके गार के प्रोविजन होते थे, एंटी अवॉइडेंस के रूल होते थे। तो वो सेक्शंस पहले 92 से लेकर 102 तक होती थी, और 161 से लेकर 184 में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थी, जिनकी रिपोर्टिंग हम फॉर्म 3CD में भी होती थी, जो रिपोर्टिंग है फॉर्म 3CD में भी, जो क्लोज नंबर 31 है वहां पर होती थी। 269 डबल एस है, 269 डबल एस है, एसटी है। तो इसको 185 टू 189 में, मतलब पहले ये पीछे होती थी, तो इनको आगे लेकर एक सिमेट्रिक में सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 11 जैसे आपको मालूम है न्यू स्कीम है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 115 बीएसी, तो इसको सेक्शन नंबर 202 दे दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रेजिडेंट वाली है, 11 बीएडी है, उसको 203 दे दिया गया उसकी टैक्सेशन का। फिर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बीएई है, 115 बीएई है, उसको 204 दे दिया गया है। ऐसे ही हम अगर कैपिटल गेन में टैक्सेशन करते थे, 11A ट्रिपल वन कैपिटल ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर करते थे, 196 दे दिया गया है। ऐसे ही 112 था, जहां पर हम प्रॉपर्टी की या अदर जो एसेट्स होती हैं उसकी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को की जो टैक्स रेट लगते थे 197 कर दिया गया है। टैक्स रेट देखिए वही है, कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट है 12.5% लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 20%, वही रहने वाला है, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं है। ऐसे ही हम इक्विटी शेयर है या कुछ अदर एसेट है, 112 कैपिटल ए में करते थे, तो 198 जो सेक्शन है उसको लोड कर दिया गया है। तो ऐसे ही सेक्शन नंबर लोड किए गए हैं, पॉलिसी में चेंज नहीं है, टैक्स रेट में चेंज नहीं है। उसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता था कि क्या जुडिक्शन रहने वाला है, क्या पावर्स रहने वाली है। तो ये पहले सेक्शन 116 टू 130 था, तो अभी 236 टू 235 कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ फेसलेस जुडिक्शन 130 था, 130 था, तो उसको 245 कर दिया गया है। तो पावर रिगार्डिंग इंक्वायरी प्रोडक्शन ऑफ ये वाली एक पावर होती थी, तो उसको 246 कर दिया गया है। और एक सेक्शन आपने कॉमनली देखा होगा 119, जहां पर इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, ऑर्डर दिए जाते थे डिपार्टमेंट को, वो सेक्शन 239 कर दिया गया है। उसके अलावा सर्च सीजर का जो सेक्शन था 132 था, उसे 247 कर दिया गया है। पावर टू रिक्विजिशन का एक सेक्शन 230 था, 232 कैपिटल ए था, उसे 248 कर दिया गया है। पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन होता था 133, उसको 252 कर दिया गया है। उसके अलावा पावर टू सर्वे का सेक्शन था 133A था, उधर 253 कर दिया गया है। तो ऐसे सेक्शन अलॉट किए गए हैं, और इजी वे में। अभी तो ये इजी है, जैसे जैसे अमेंडमेंट होगी तो इसमें भी ए बी सी कैपिटल बी ऐसे करके ऐड ऑन होता जाएगा। तो फेसलेस जो कलेक्शन इंफॉर्मेशन का सेक्शन 135A था, उसे 260 कर दिया गया है। तो ऐसे करके चेंजेस आ रहे हैं। एक सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन 140 कैपिटल ए होता है, उसे 266 कर दिया गया है। और अपडेटेड रिटर्न के ऊपर जो हम अलग से उसकी कैलकुलेशन करते थे, उसके ऊपर जो टैक्स अलग से देना होता था, तो उसकी एक सेक्शन होती थी 140B, उसको 267 कर दिया गया है। तो ऐसे सेक्शंस में चेंज कर दिए गए हैं। जो रिटर्न वाली सेक्शन होते हैं 139 की, कब रिटर्न भरना है, कैसे है, जो भी है, उसको 262 टू 267 में उसको अलॉट कर दिए गए हैं सेक्शन।
तो ऐसे ही असेसमेंट होती थी, असेसमेंट में स्क्रूटनी असेसमेंट रहता था, अभी रीअसेसमेंट है। पहले सर्वे सर्च की जो केसेस होते थे और रीअसेसमेंट केसेस इकट्ठा होते थे, लेकिन अभी पिछले 1 साल 2 साल में जो ब्लॉक असेसमेंट आई है, तो वो ऐसे करके उन्होंने कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसको 268 टू 301 में दे दिया गया है, जिसमें स्क्रूटनी असेसमेंट भी आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो रीअसेसमेंट है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो सर्च एंड सीजर के ब्लॉक असेसमेंट है वो भी इसी चैप्टर में आ जाएंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजन होती हैं, तो जो जैसे कि एचयूएफ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट है, एच उसके अलावा इंडिविजुअल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको कवर कर दिया गया है। यहाँ पर जो बात करने वाली है वो ये है कि एक सेक्शन है 11, 12, 12 ए, 12 ए बी, 13 और एटीजी 1961 में, जो कहता था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे इसकी टैक्सेशन होगी, कमर्शियल एक्टिविटी कौन सी ये कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के मोड क्या होंगे। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया है इन्होंने सेक्शन नंबर 232 टू 355 जो सेक्शन है नए नए एक्ट में, उसमें इन्होंने एक चैप्टर अलग से दे दिया है, जो कि एक इजी कर दिया। पहले ये सेक्शन बिखरी हुई थी, अब इनको कंसोलिडेट कर दिया गया है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं रिवीजन अपील अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। जैसे कि आपको मालूम है, हम अपील करते थे, सीआईटी अपील या जॉइंट कमिश्नर अपील होती थी। तो पहले ये सेक्शन होते थे 246 या 246 से, अभी इसको 356 और 357 कर दिया गया है। फिर ट्रिब्यूनल के पास अपील जाती है, 252 था तो इसको 361 कर दिया गया है। उसके अलावा हाई कोर्ट के पास अपील जाती थी तो 260 ए कैपिटल ए था तो इसको 365 कर दिया गया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती थी, 261 था, 261 था, अब इसको 367 कर दिया है। तो ऐसे सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं इनको। इसके अलावा आपको मालूम है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है, एक पैनल होता था कि अगर कुछ उस समय केस फॉल करते थे, मेनली कंपनी लेवल के केस थे, तो पहले ही आप रूलिंग ले लो। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो पहले ही आप रूलिंग ले लो, जिसकी वजह से लिटिगेशन में आप ना जाओ, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इजिली इन्वेस्ट कर पाए, यहाँ पर बिजनेस कर पाए, यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाए, तो ऐसे करके था। तो वो एक सेट कमेटी होती थी 245 एम सॉरी, जिसको 379 कर दिया गया है। उसके अलावा एडवांस रूलिंग की जो सेक्शन थी 245 एन टू 245 डब्ल्यू तक थी, उसको 380 टू 389 सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं। तो अभी टीडीएस में आ जाते हैं, जो रूटीन में जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती हैं वैसे ही रहेंगी। कैसे डिडक्ट होगा, वैसी 7 तारीख को ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा हर महीने की, जो सक्सीडिंग मंथ होगा। तो पहले जो सेक्शन थी सैलरी के ऊपर 192 192 ए था, तो इसको 392 कर दिया गया है। ये सेक्शन एक अलॉट कर दिया। उसके अलावा टीडीएस की एक सेक्शन होती थी 194 सी, 194 जे, 194 एच, 194 आई, 194 एम, 194 आर, 194 एस, ऐसे सब सेक्शंस को 392 में एक टेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है। उसके अलावा एक आपको सेक्शन है टीसीएस की, जो सेक्शन है 206 सी 1961 में होती है, तो उसको 394 कर दिया गया है। तो ऐसे इजीली वे में टीडीएस को दिखा दिया गया है। उसके अलावा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस की जो सेक्शन है, वो पहले 207 टू 219 की एडवांस पेमेंट किसको करनी है, क्या प्रोविजन रहने वाली है, तो उसका एक सेक्शन 140 कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट लगते थे 234 ए बी सी डी करके, उन सेक्शन को 423 टू 426 में अलॉट कर दिए गए हैं। मतलब वो टॉपिक है, जो पॉलिसीज है, वो अलग सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, उस सेक्शन अलॉट कर दिए। उसके अलावा कुछ फीस होती थी, जैसे अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हो तो 1000 या 5000 लगेगा, तो ऐसे फीस है। तो अलग अलग अगर आप टीडीएस की रिटर्न लेट भरते हो या रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करते हो, जो 16 स्टाइडी की होती है, तो उसमें आपको फीस लगती थी, लेट फीस लगती थी। उसके सेक्शन थे 234 एफ ई एफ जी एच, उसको 427 टू 430 में 430 में आपको अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये नए सेक्शन आपको दे दिए गए हैं। पहले रिफंड लेने के लिए कहा जाता था कि आपको रिटर्न एज पर 139 फाइल होनी चाहिए, लेकिन अभी वो 139 3 263 मतलब 263 सेक्शन हो गया है। तो रिफंड आपको मिलेगा, वही पॉलिसी रहने वाली है रिफंड की, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। टाइमली रिफंड फाइल की, टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए, ड्यू डेट तक कीजिए। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसको रिवाइज कर दीजिए, बिलेटेड कर दीजिए। 31 दिसंबर ही रहने वाली है उसकी जो डेट है, जो पहले चलती है, तो ऐसे ही चलने वाला है सभी।
उसके अलावा कुछ रिफंड के सेक्शन है जो हमने डिस्कस किए हैं। पेनल्टीज हैं कि अगर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, 269 एस की उसका उल्लंघन किया, या आपने कंसीलमेंट किया, तो वो पेनल्टीज को अभी 439 टू 472 सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं। ऐसी प्रोसिक्यूशन होता था, आपकी सजा है, फाइन है, ये सब कुछ होता था, तो उन सेक्शंस को भी बदल दिया गया। 473 टू 498 सेक्शन अलॉट कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से पॉलिसी में चेंज नहीं है, सेक्शंस में चेंज है, कंसोलिडेशन किया गया है, सिंपल वे में लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो, किसी तरह की एम्बिग्यूटी ना रहे, तो इसी तरीके से नए एक्ट को बनाया गया है। उसके अलावा मिसलेनियस में 532 के ऊपर हमने पहली बात कर ली। अब एक सेक्शन है वाई 536, ये क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि पुराना 1961 1 अप्रैल 2026 से खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो भी कार्रवाई, जो भी सिस्टम, जो भी पॉलिसी, जो भी सर्कुलर, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी रूल 1961 के है, और उस 1 अप्रैल 2026 से पहले वाले केस 1961 में ही लगने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि केस 2025 में लगेंगे, 2025 वाले एक्ट नए एक्ट में लगेंगे, तो वो पुराने एक्ट में ही लगने वाले हैं। तो इसका मतलब यही है कि 1961 की जो वैलिडिटी आने वाले 10 साल में रहने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट 6 साल के लिए तो हम रखते थे। 6 असेसमेंट ईयर जो होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो होता था, तो वो तो 7 साल हम मान के चलते हैं। जो 31 मार्च जिस साल की हम ऑडिट कर रहे हैं उसके आगे वाले अगर उस असेसमेंट को, तो 7 साल बन जाते हैं। तो केस वगैरह भी लगेंगे, सब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में भी। तो आपको पता है लिटिगेशन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती। तो ये आपको एक्ट के लिए करना क्या है, आपको अपना पुराना ये जो 1961 एक्ट, इसके रूल, सर्कुलर, रेगुलेशन, इसका रेडी रेकरर आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जरूरत आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप 2025 के ऊपर डिपेंड हो जाओगे या सभी केसेस में लगेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि जितना भी आप मटेरियल रखोगे उसमें सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, रिटर्न के फॉर्म है, जितने भी दूसरे फॉर्म है जो इनकम टैक्स के, वो सभी एज इट इज रहने वाले हैं जब तक नए फॉर्म, सर्कुलर, रूल सब कुछ नहीं आ जाता। तो ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। उसके इसके बाद कुछ शेड्यूल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 16 शेड्यूल इन्होंने दिए हैं। शेड्यूल भी सेक्शन के साथ लिंक करते हैं, सेक्शंस में उनकी रेफरेंस दी हुई है, तो हम शेड्यूल के पास जाते हैं। तो शेड्यूल में कुछ बातें हैं तो पहले सेक्शंस में दी होती थी, अब शेड्यूल में कवर कर दी गई है। जैसे शेड्यूल 1 है जिसमें बताया जाता है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो पहले ये सेक्शन 9 कैपिटल ए होती थी, तो अब इसको शेड्यूल नंबर 1 में दे दिया गया। शेड्यूल नंबर 2 से लेकर जो 7 तक है, इसमें वो इनकम कवर कर दी गई है जो पहले सेक्शन 10 में होती थी। तो वो वाली इनकम यहाँ पर कवर कर दी गई है। तो शेड्यूल जो सेक्शन 11(1) है नए एक्ट में, उसके साथ इसको पढ़ा जाएगा। फिर कुछ इनकम होती थी पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्टोरल ट्रस्ट की, जो सेक्शन 13(a) टू 13(b) थी, फिर उसको शेड्यूल 8 में कवर कर दिया है। ऐसे ही शेड्यूल 9 में सेक्शन 48 है, जिसमें कुछ डिडक्शन, कॉफी, रबड़, उसकी क्या इनकम रहने वाली है, क्या नहीं है, तो वो सेक्शन 33(a) भी होता था, जो अभी नए सेक्शन 48 है, और साथ में शेड्यूल नंबर 9 पढ़ा जाएगा। फिर उसके अलावा कुछ डिडक्शंस होती थी, जो कि जब पेट्रोलियम वगैरह कुछ एक्सट्रैक्ट करते थे डिडक्शंस मिलती थी, तो उसको शेड्यूल 10 में कवर कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ फोर्थ शेड्यूल में जो पुराना जो एक्ट है उसका पार्ट ए और सी था फोर्थ शेड्यूल का, इसको शेड्यूल 11 में बना दिया गया है, और साथ में सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो बताई गई। और डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, पहले अलग अलग जगह डेफिनेशन दी होती थी, अब सिर्फ नए एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। जैसे पहले एक्ट सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन अलग अलग जगह दी हुई थी, तब एक जगह ही दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया अभी सीनियर सिटीजन वाला। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते थे, मिनरल्स होते थे, तो वो 7th शेड्यूल में होता था, तो अभी उसको 12th शेड्यूल में कर दिया गया है। तो उसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट होती थी जहाँ पर रिसर्च करते थे, किसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आपको खर्चा मिलेगा ये वो, तो वो अभी शेड्यूल 13 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले जो बिजनेस जो होता था इंश्योरेंस कंपनी का, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए
जो पहले शेड्यूल होता था वो शेड्यूल होता था फर्स्ट, तो अभी उससे शेड्यूल को 14 शेड्यूल कर दिए गए। तो ऐसे लाइफ इंश्योरेंस जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80 80 ट्रिपल सी सीसीई होता था, जो नई पुरानी स्कीम में मिलता था हमें, जो ओल्ड स्कीम जिसे हम बोलते हैं, तो वो शेड्यूल अब 15 कर दिया गया है। तो लास्ट शेड्यूल है कि जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस मोड में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पहले सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 और सेक्शन 13 को इकट्ठा करके पढ़ते थे, तो अभी उसको शेड्यूल 16 कर दिया गया है। तो ऐसे करके चेंजेस किए गए हैं, तो इजी वे में दिखाया गया है कि पढ़ने में आपको इजी हो। तो उसके अलावा अगर आपको लगे किसी तरह का पॉलिसी में चेंज है, तो पॉलिसी में चेंज नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस topic and deliberation to give time. Such a wonderful you explained, sir, and very well. The topic is Income Tax Act 2025, and hope those who are watching us they understood very well. And I want to say you again, thank you so much, sir, to joining us and also Thank you very giving much. your valuable time. Thank you, sir. Thank you very much.